देख लीजिए पूरा यहीं से डिस्कस कर लेते हैं। AIITS 12 है नहीं, आरी बात सुन, डिस्कस करते हैं। बॉटनी का 2 चैप्टर है, इसमें कौन कौन है? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स और सेल साइकिल, सेल डिवीजन। बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस? कौन है जो फोटोसिंथेसिस में लिमिटिंग नहीं हो सकता? तो एक बात समझिए कि हम इसमें क्वेश्चन नंबर 101 ध्यान से देखिए। 101 इसमें शांत हो जाओ यार, चुप हो जाइए एकदम। पहला फर्स्ट ऑप्शन दिया है लाइट। क्या दिया है? लाइट। ये बताओ क्या लाइट लिमिटिंग हो सकता है या नहीं हो सकता? एकदम हो सकता है, तो गलत है। बी जो दिया हुआ है वो CO2। अरे CO2 तो मोस्ट लिमिटिंग है यार। आ रही बात समझ में कि नहीं? CO2 आपको बताया होगा C3 प्लांट के लिए हमेशा लिमिटिंग ही रहता है। अगर हम बात करें क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल भी तो लिमिटिंग हो सकता है यार, कम नहीं हो सकता क्या? कौन है जो नहीं हो सकता? तो अब आ जाएंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कभी लिमिटिंग नहीं होता, ये यूज थोड़ी होता है, ये प्रोड्यूस होता है ना। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो जो यूज ही नहीं होता है वो कैसे लिमिटिंग होगा? आ रही बात समझ में कि नहीं? तो ये तो प्रोडक्ट में रिलीज होता है ना। समझे? तो आंसर क्या है आपका? O2। क्वेश्चन नंबर 102 की बात कर ले रहे हैं। 102 एकदम शांत हो जाइएगा, इसकी बात करते हैं। 102 विच फैक्टर इज नॉट लिमिटिंग इन नॉर्मल कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस? अब यहां पर देखिए, यहां पे दिया हुआ है, देखिए ए ऑप्शन दिया हुआ है एयर, बी क्या दिया हुआ है? CO2, और फिर सी क्या दिया हुआ है? वाटर, और डी क्या दिया हुआ है? बताइए, क्लोरोफिल। अब एक बात समझिए, ये तीनों जो है ना, ये तीनों एक्सटर्नल फैक्टर है। ये तीनों कैसे फैक्टर है? एक्सटर्नल फैक्टर्स। एकदम ध्यान से देखिए, ये तीनों कैसे फैक्टर है? एक्सटर्नल। और ये डी वाला कैसा फैक्टर है? बताइए, इंटरनल फैक्टर। अब एक बात समझिए, मैं एक एग्जांपल से इस बात को समझाना चाहूंगा। आप एक बात बताइए कि आपके घर वालों का ज्यादा चांस क्या बनता है, ज्यादा साथ आपका कौन दे सकता है? आपके घर वाले, कि वही भाग जाएंगे। बाहर वालों पे ज्यादा खतरा है ना, कि उन पे आप बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जो बाहर से आ रहा है, जैसे CO2, लाइट, वाटर, इन पे इनका कम होने का खतरा ज्यादा है। जो अंदर ही प्रेजेंट है प्लांट के, चाहे वो क्लोरोफिल हो, नंबर ऑफ स्टोमेटा हो, या फिर क्या हो, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हो, इनके लिमिटिंग होने का खतरा क्या है? कम होता है। यानी जब भी 3 ऑप्शन एक्सटर्नल हो और एक इंटरनल हो, मोस्ट लिमिटिंग की बात करें तो आप आंसर क्या देंगे? बताइए, इंटरनल। क्वेश्चन नंबर 103 103 में ग्रीन प्लांट डू नॉट गिव आउट CO2 ड्यूरिंग डे टाइम। कह रहा है कि ग्रीन प्लांट दिन के समय CO2 रिलीज नहीं करते। नॉट CO2 गिव डे टाइम, दिन के समय, याद रखिएगा ध्यान से, CO2 गिव आउट नहीं करते। कौन? ग्रीन प्लांट्स। आ रही बात समझ में?
जब ये CO2 नहीं देते, इसका कारण क्या हो सकता है? आंसर सेकंड दिया होगा, रेस्पिरेशन वेरी स्लो। आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट जो लग रहा है वो फोर्थ लग रहा है। आ रही बात समझ? सेकंड वाले पे भी कुछ डिस्कशन हो सकता है, इसको रीचेक किया जाएगा। आ रही बात समझ में? तो आप इस समय इस सवाल को आप इसके साथ जाइए, कंज्यूम इट्स इन फोटोसिंथेसिस। अब जो मुझे लग रहा है, मैंने ये ऑप्शन तो बोल दिया, मैं आपको एक और लॉजिक बताता हूं। देखिए, कह रहा है गिव आउट, नॉट CO2 गिव। CO2 दिया किस प्रोसेस में जाता है, यानी रिलीज किस प्रोसेस में होता है? रिलीज ऑफ CO2 ये होता है रेस्पिरेशन में। ये सवाल कॉन्ट्रडिक्टेड है, थोड़ा चेक करना पड़ेगा क्लियरली क्या मामला है। आ रही बात? CO2 रिलीज ऑफ CO2 कहां? रेस्पिरेशन में। तो कह रहा है CO2 गिव। अब एक बात करें, रेस्पिरेशन दिन में भी होता है, डे एंड नाइट दोनों समय हो रहा है। शांत हो जाइए, यानी दिन में भी CO2 निकल रहा है, लेकिन आप कह सकते हैं कम निकल रहा है या ना के बराबर। रात में CO2 बहुत ज्यादा रिलीज होता है। आ रही बात समझ? अब देखिए, हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में CO2 कभी रिलीज ही नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या CO2 कभी रिलीज होगा? तो ये सवाल आप उसके साथ आंसर मैं कई जगह देख भी रहा था, बच्चे भी 4 दे रहा है। मुझे जहां तक ये लग रहा है कि फोटोसिंथेसिस में CO2 रिलीज नहीं होता, कंज्यूम होता है। और मैं एक बात कहूं आपसे कि कंज्यूम हो रहा है, मान लो ये फोटोसिंथेसिस में यूज हो गया। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो क्या ये रिलीज होगा? तो इसको आप बोलेंगे कि नहीं हुआ इसलिए रिलीज हो गया, नहीं हुआ इसलिए रिलीज हो रहा है। उस प्रोसेस जब रिलीज हो जाए तो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? यानी रिलीज बोलने का मतलब वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? रेस्पिरेशन। समझ रहे हैं बात? रिलीज बोलने का मतलब ही वो रेस्पिरेशन की बात कर रहा है, क्योंकि CO2 कभी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिलीज नहीं हो सकता, वो चाहे यूज हो या ना, चाहे यूज हो या ना हो। आ रही बात? और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जो CO2 अंदर चला गया वो CO2 बाहर भी आ जाए तो उसको रेस्पिरेशन थोड़ी बोलेंगे। आ रही बात समझ में? नहीं, रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं कि जब ऑक्सीजन किससे रिएक्ट करेगा बताइए? ग्लूकोज से रिएक्ट करेगा, और इसके बाद जो CO2 निकलेगा ये जो बाहर आएगा तब बोलेंगे रेस्पिरेशन। आ रही बात समझ में कि नहीं? समझ रहे हैं बात? तो इस वजह से थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टेड सवाल है, बात करेंगे इसकी। आ रही बात? दे रहा है कई जगह, मैं भी देख रहा था आंसर वही, तो या तो दोनों के साथ जाएंगे। आ रही बात समझ में? और इसको एक बार बहुत क्लियरली अभी बात नहीं कर सकते, क्योंकि आंसर मैक्सिमम जगह क्या दे रहा है? कंज्यूमर। मैंने अपना ओपिनियन आपको बताया, आप सोचिएगा क्या हो सकता है। देखिए, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या इसके बाद? क्वेश्चन नंबर 104। क्या भाई? 104 104 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? 104। व्हेन डे टाइम आवर्स आर इंक्रीज, अगर दिन का समय, मैं एक बात बताइए, मैं कह रहा हूं कि ठंडियों में जैसे अभी टाइम चल रहा है तो 7 बजे मान लो कि सन आता है, सन की लाइट, और 7 बजे से मान लीजिए सुबह 7 बजे स्टार्ट हुआ, 5 बजे ही लगभग क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। तो जो डे आवर्स हुआ ठंडियों में वो कितना हुआ? कितने घंटे का हुआ बताइए? लगभग 10 घंटे का। 10 घंटे का हुआ ना? आ रही बात समझ में कि नहीं? और ध्यान से देखिए, दूसरा कंडीशन क्या रहा है? मैं अगर गर्मी की बात करूं तो लगभग 5 बजे ही क्या होता है? सवेरा हो जाता है, और ये कब तक रहेगा? 7 बजे तक। तो लगभग डे टाइम कितने घंटे का हो गया? 14 आवर्स।
डे टाइम जो है या डे आवर्स ये कितने घंटे का हो गया? 14 आवर्स। अब मैं एक बात कहूँ आपसे, आप बताइए, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ 10 घंटे में अगर मान लीजिए कोई भी काम आप कर रहे हैं, जैसे मैं फुटनेस की बात कर रहा हूँ, तो मान लो एक डाटा मैं मान रहा हूँ कि मान लीजिए कि 1000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बन रहे हैं 10 घंटे में, आ रही बात? तो यहाँ भी 10 घंटे में 1000 बने होंगे और बाकी 4 घंटे का निकाल लीजिए, आ रही बात? तो अगर 10,000 क्या कहते हैं 10 घंटे में 1000 मतलब 1 घंटे में क्या 100, तो यहाँ 400 और क्या बनेंगे मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा बनेंगे, मतलब कितना हो जाएगा 1400। अब मैं एक बात कह रहा हूं, तो उससे रेट का क्या मतलब है? जिस रेट से यहां चलेगा दिन बढ़ाने के बाद वही रेट होगा, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? बढ़ जाएगा। आ रही बात? वहां कहीं ये नहीं कह रहा है कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया, वाटर की कमी हो गई या वाटर बढ़ गया, तब ना रेट इफेक्ट होगा। सारे कंडीशन सेम है, बस दिन का समय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो रेट में कोई फर्क नहीं आएगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो समझ पा रहे हैं कहानी? तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? 114 का रिमेन अनचेंज्ड। आ रही बात समझ में? तो इसका आंसर होगा थर्ड। क्या होगा? थर्ड। आ रही बात समझ में? समझ पा रही बात? कहानी समझ रहे हैं? चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है भाई? 105। तो ये तो सीधा सा सवाल है यार। सवाल ये है कि प्रिस्टले ने अपने एक्सपेरिमेंट में किस प्लांट का यूज किया? सब जानते हैं, मिंट का प्लांट। तो आंसर क्या लगा देंगे? इसका जो आंसर है वो क्या है? सेकंड आंसर है। 106 की बात कर लेते हैं। बताइए इसमें क्या है? साइक्लिक ये देखिए दूसरी बार ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, समझ रहे हैं आप। मैंने बताया था ना कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अगर ऑपरेट होगा जब CO2 का लेवल क्या होगा? कम होगा, लो लाइट इंटेंसिटी और एनारोबिक कंडीशन, यानी तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। तो फोर्थ होगा। ये तो रिपीटेड सवाल है, पहले दिया था आपको। आ रही बात? फिर 107 की बात कर रहे हैं। क्या है भाई 107 में? आप बताइए, यहां क्या पूछा है? फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्म्ड इन द प्लांट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड NADP। देखिए कैल्विन साइकिल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग 6 बार कैल्विन साइकिल चलाएंगे तभी तो एक ग्लूकोज बनेगा। क्या फॉर्म होगा बताओ? 1 ग्लूकोज बनेगा। और एक ग्लूकोज की बात कर रहा है तो 6 बार, एक बार में 2 ATP लगता है, सॉरी 3 लगता है, 6 बार में कितना होगा? 18। और दूसरी बात कि एक बार में 2 NADPS, तो 6 बार में 12। अब पहले सवाल में क्या दिया हुआ है? ATP, तो 18 वाला ऑप्शन देखिए और उसके बाद क्या है? 12। तो 18 और 12 लगाएंगे, कौन दिया हुआ है? दूसरा। तो 107 का जो आंसर है इसका वो सेकंड आंसर होगा। आ रही बात समझ में? क्या आंसर होगा? सेकंड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 108। आप बताइए 108 में क्या? फोटोसिंथेसिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ। इसमें लाइट एनर्जी को किस में चेंज करते हैं? अरे फोटोसिंथेसिस में लाइट को ट्रैप करके और लाइट एनर्जी किस में चेंज करते हैं? केमिकल एनर्जी में। तो आपका आंसर क्या होगा? क्या होगा? फर्स्ट आंसर होगा लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। यही दिया है ना, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो 108 का फर्स्ट आंसर है। 109 पे आ जाइए। यहां ले लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 109। क्या दिया हुआ है यहां पे? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसेसरी पिगमेंट। देखिए कितना अच्छा सवाल है, मैंने पहले भी बताया था आपको। एसेसरी पिगमेंट एक तो रेंज को बढ़ाता है, 400 से 700 नैनोमीटर की जो लाइट है, वेवलेंथ की लाइट है, उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दूसरा, ये
द एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू द रिएक्शन साइड। यही तो करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है फाइनली कहाँ, रिएक्शन सेंटर। दे प्रोटेक्ट रिएक्शन सेंटर फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। तो तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। आप 109 में अच्छा सवाल है। देखिए मैं समझा दे रहा हूं आपको, एक बार बताया भी होगा। आप बताइए, देखिए यहां पे ये रिएक्शन सेंटर है ना, अगर ये PS1 है तो रेंज इसका कितना होगा, 700, और बाकी ये क्या है हमारे एसेसरी पिगमेंट्स। मान लीजिए अगर इसका 400 है तो ये 680 होगा। इसका मान लीजिए क्या हो गया, 680 और ये 700 हो गया। समझ रहे? तो मैं पहला काम कि रेंज कितना बन गया, 400 से 680, इसके लेंगे तो 700। समझ रहे? तो पहला सवाल यही तो कह रहा है कि एसेसरी पिगमेंट लाइट एब्जॉर्प्शन के रेंज को क्या करता है, बढ़ा देते हैं। दूसरा ये कह रहा है कि जब लाइट एब्जॉर्ब होता है और वो 400 नैनोमीटर की लाइट है तो इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये रिफ्लेक्ट होगा और एब्जॉर्ब होगा, रिफ्लेक्ट होगा एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट होगा एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट होगा एब्जॉर्ब, और फाइनली कहां पहुंचेगा, रिएक्शन सेंटर के पास। तो वही तो कह रहा है दूसरा पॉइंट। आ रही बात समझ में? और तीसरा कह रहा है इस रिफ्लेक्शन एब्जॉर्प्शन से एनर्जी कम होता है, वेवलेंथ बढ़ता है, जिससे ये फोटो ऑक्सीडेशन से क्या होता है, बच जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, 109 का क्या है, डी आंसर है, चौथा, ऑल ऑफ दीस। अब आ जाइए 110। शांत हो जाओ। क्या है 110 का, क्लोरोफिल suited for the capture of light energy because क्लोरोफिल क्यों लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहा है। सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट रेज इट टू एन एक्साइट स्टेट। आपको बताया था ना कि एक लाइट का रेंज है वो 400 से 700 हो सकता है, जो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्साइट करता है। मैंने बताया था आपको कि पिगमेंट एक केमिकल स्ट्रक्चर है जिसपे लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइट होता है। पहला डेफिनेशन लिखवा दिया, आ रही बात। दूसरी बात, इन इट एक्साइटेड स्टेट क्लोरोफिल गिव ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट में ये क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। क्लोरोफिल स्ट्रक्चर अलाउ इट टू अटैच विद थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से ही तो अटैच है ये, कि आसमान में अटैच है, कहां प्रेजेंट है यार, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे। तो इसका मतलब 110 का आंसर क्या होगा आपका, फोर्थ। अब आ जाए 111। क्या इसका, ड्यूरिंग द लाइट स्टेज ऑफ फोटो लाइट, अच्छा, द फोटो एक्टिवेटेड पिगमेंट रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोक्सी रेडिकल डिराइव फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल। द फेट ऑफ फ्री हाइड्रोक्सी रेडिकल। पहला आंसर होगा इसका 111 का। क्या कह रहे हो, इसमें आंसर असल में लास्ट वाला पैराग्राफ थोड़ा वो दे रहा है। इसमें देखते हैं, इन दोनों के साथ जा सकते हैं। अगर H+ के फेट की बात करेगा तो ATP सिंथेसिस, तो ये थोड़ा इनकम्प्लीट सवाल लग रहा है। आ रही बात है क्या, क्या तो H+ और OH-, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से हाफ O2 निकल जाएगा। चलिए ओ क्या करियो, H+ H+ बनता है तो फ्री रेडिकल मतलब क्या होता है, हाँ? अरे वो फ्री रेडिकल का मतलब क्या समझ रहे थे, एक
और H प्लस क्या है? एक प्रोटॉन है। H प्लस मतलब एक प्रोटॉन है ना, यही कह रहे हो? वो तो केमिस्ट्री की बात होगी, वो बात कर सकते हो यार, सब कॉन्सेप्ट पूछ रहे ना। हाइड्रोक्सी से सवाल आपका ट्रैप थोड़ी फंस थोड़ी जाएगा। आ रही बात समझ? चलिए इसको देखते हैं। अगर वो H प्लस के फेट की बात करेगा तो आंसर थर्ड के साथ जाएंगे, और नहीं तो आंसर आपका फर्स्ट होगा। आ रही बात समझ? हाइड्रोक्सी OH H2O के टूटने से OH बनेगा, तो ऑक्सीजन कैसे बनेगा? OH, हाँ देखिए ये लॉजिक सही, देख सकते हैं इसको। देखिए एक बात समझिएगा, अगर आप ऐसे बना रहे हैं, केमिस्ट्री पे आ जाएंगे थोड़ा, देखिए ये समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 की बात कर रहे हैं, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? शांत हो जाइए। H2O को 2H प्लस कैसे लिखेंगे यार? ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ, H प्लस प्लस OH माइनस, और फिर यहां से क्या इसको निकाल सकते हैं? आधा O2 निकल सकता है, और क्या निकलेगा? H प्लस। तो इसकी बात कर रहा हो। केमिस्ट्री थोड़ा सा देखिए, आ रही बात? हाइड्रोक्सी रेडिकल में वो किसकी बात कर रहा है? OH माइनस का। हाँ, तो समझ रहे हैं बात? तो क्या तो समझ लो, इतने केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी ना, कि वाटर को तोड़ेंगे तो H प्लस और OH माइनस हाइड्रोक्सी ग्रुप है, वही जाके उसका फेट क्या है? ऑक्सीजन बनाना। उसका फेट H प्लस, इसकी बात नहीं कर रहा वो। H प्लस नॉट अ हाइड्रोक्सी रेडिकल। आ रही बात समझ में कि नहीं? इसके फेट की बात करता है तो फिर ATP बनता। आ रही बात समझ? ऑर्गेनिक में चले गए हैं। आ रही बात समझ में? तो वहां पे थोड़ा केमिस्ट्री खेल रहे हैं बायो के साथ, समझ रहे हैं क्या? वाटर वाला इलेक्ट्रॉन ATP नहीं बना, पंप कराता है प्रोटॉन को। साइक्लिक हो चाहे नॉन साइक्लिक हो, क्या तो किसका इलेक्ट्रॉन है? वाटर का नहीं है। तो साइक्लिक में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो उसी का इलेक्ट्रॉन है, क्लोरोफिल का ही, वो वही बस घूम रहा है। अरे तो ये तुम नॉन साइक्लिक में हाइड्रोक्सी ग्रुप ही नहीं बनेगा साइक्लिक में, फिर वो ये स्टेटमेंट नॉन साइक्लिक है ना, साइक्लिक को क्या सोचना है? वहां तो हाइड्रोक्सी और ये सब H प्लस कुछ आएगा नहीं, उसकी बातें छोड़ दो। समझ रही हो कि नहीं? ये जो सवाल है, ये तो सीधा सीधा आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का सवाल है ना। समझ रही हो कि नहीं? उसमें साइक्लिक पे सोच रही हो। थर्ड वाला तब होता जब वो H प्लस के फेट की बात करता, और H प्लस के फेट की बात करता तो याद रखिएगा प्रोटॉन पंप होता। अब प्रोटॉन पंप साइक्लिक में भी होता और नॉन साइक्लिक में। नॉन साइक्लिक में वो इलेक्ट्रॉन किसका होता? पानी का। साइक्लिक में वो इलेक्ट्रॉन किसका होता? क्लोरोफिल का ही। तो वहीं से घूम के वहीं आ जाता है। चलिए आ रही बात समझ में? अब बताइए कौन सा क्वेश्चन इसके बाद? 100। इसमें आंसर फर्स्ट है 111 का। अब आ जाइए 112 पे आ जाइए। 112 की बात करेंगे तो इसमें इसे पूछा है, पहला तो सही, कौन इनकरेक्ट है? तो तीसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा सॉरी, इन जेड के मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपहिल इन द टर्म ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। ये बताइए
मतलब कहा जाए तो रिडक्स स्केल पे ऐसा होगा ना, अप हिल डाउन हिल अप हिल डाउन हिल। इसमें सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? अप हिल। तो आपका सेकंड आंसर जाएगा। आ रही बात समझ में? अब आया 113। शांत हो जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच? बताओ कि जीवन सेकंड ग्रोथ फेज है, तो वह पहला आंसर है जी। करेक्टली पूछा, अच्छा। तो आप आ जाएंगे G2 सिंथेसिस है, गलत है। और एस फेज को डुप्लीकेशन फेज बोल रहे हैं। G0 कोई सेकंड भी लगाया क्या? तो अच्छी बात है। 113 फोर्थ के साथ चले जाएंगे। और बताइए 114 में क्या मामला है? शांत हो जाओ, समझिए इस बात को। सेल नॉर्मली प्रोड्यूस माइटोसिस विदाउट इंटरप्शन। बताइए सेल कब ऐसा होगा? जब बिना इंटरप्शन के कंप्लीट करेगा माइटोसिस को, जब एक बार वो एस फेज में चला जाएगा। तो आपका आंसर इसमें होगा फर्स्ट। एक बार वो एस फेज में चला जाएगा, कभी वो पीछे नहीं आएगा। अरे मैं फिर एक बार ये सवाल दिए थे, फिर दोबारा गलत कर दी। दोबारा गलत करेंगे फिर समस्या बढ़ती जाएगी। मैंने कहा गलती को दोहराना नहीं, अब बात सुननी है, उसी को फॉलो करना है। मैंने कहा एक बार बताया कि अगर ये कौन सा G1S और G2, मैं कह रहा हूं कि ये यहां से फांद के आना ही ना चला जाएगा। पहले S में जाएगा तो G2 में जाएगा, तो डिसाइड का S से कभी वापस नहीं आ सकता। इसका मतलब यहां से भी नहीं आ सकता। आंसर क्या होगा? पहले पूछ रहा है ना वो, पहला पूछना चाह रहा है आपसे, उसके बाद तो यहां से भी वापस नहीं आएगा वो। समझ रही हो? तो पहला सेलेक्ट करना है कि वहां फर्स्ट कौन सा है जहां से वापस नहीं आएगा। उसके बाद तो वो कहीं से बैक नहीं आएगा, G2 से भी नहीं आएगा, M से भी नहीं आएगा। और बताइए आगे। हाँ बताना क्या? मुझे बताना है ना। 115 बोलो मत जी, ऐसे ही नींद आ रहा, चुप हो जा एकदम। इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, एस फेज में अमाउंट क्या होता है? डबल हो जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? पहला। फर्स्ट में डबल होता है अमाउंट। चुप हो जाए एकदम। ड्यूरिंग विच फेज? 116 की बात कर लो। क्या है भाई 116 में? ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ DNA a cell remain at 4C if the initial amount of DNA 2C। कह रहा है कि इनिशियल 2C है और बाद में 4C हो गया। तो याद रखिएगा G0 का मामला है नहीं, G1 का है नहीं, G1 का फिर S का नहीं, M का होगा नहीं, ओनली G2। आंसर क्या होगा आपका? थर्ड। इन माइटोसिस न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। बताओ प्रोफेज। कौन नहीं बता देगा जी? प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये सब टूट जाते हैं, खत्म होते हैं। तो 117 का आंसर क्या है भाई? सेकंड है ना, प्रोफेज। चलिए 118 इन एनाफेज। एनाफेज में याद रखिए फोर्थ ऑप्शन जाएगा। क्रोमोसोम एग्रीगेट एट अपोजिट पोल्स टू फॉर्म डॉटर न्यूक्लियाई। तो 118 का आंसर है फोर्थ, बाकी तीनों गलत है। देखिए 119 ड्यूरिंग माइटोसिस न्यूक्लियर इन्वेलप न्यूक्लियोलस, ये सब दोबारा बनता है कब? कोई भी बता देगा टीलोफेज। तो लगाइए 119 का आंसर क्या है भाई? फोर्थ। अब बताओ 120 द माइक्रोट्यूबुल्स ऑफ माइटोटिक स्पिंडल अटैच टू द। बताओ
माइटोटिक स्पिंडल सेंट्रोमियर के ऊपर डिस्क से प्रोटीन का बना स्ट्रक्चर उसे हटा जाए, क्या नाम है उसका? तो 120 का आंसर क्या होगा? चौथा काइनेटोकोर वाला। अब आ जाओ 122 है ना, 121। माइटोसिस तो दोनों सेल में होता है ना, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। आंसर थर्ड होगा 122। ये बताइए इसमें किसकी स्प्लिटिंग होती है ना फेज में भाई? सेंट्रोमियर। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑप्शन क्या है? थर्ड। आ रही बात समझ में? अब आ जाओ नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहीं पे। ये बताओ कौन सा क्वेश्चन हुआ इसके बाद? 123। एनसीईआरटी के लाइन के साथ जाएंगे। कैरियोकाइनेसिस पहले, उसके बाद क्या? साइटोकाइनेसिस नहीं होता है तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बनता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? नारियल वाला कंडीशन है। तो आपका आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट। आंसर क्या है? करेक्शन लिख लो 123 का पहला। और भी कुछ करेक्शन था इससे पहले, कौन सा? 103 उसका लिख लीजिए और इसका लिख लेना जी, 103 और 123। चलिए 123 में फर्स्ट और 124 देख लीजिए यहां पे। अब प्लांट सेल के पास 12 क्रोमोसोम है, एंड ऑफ माइटोसिस हाउ मेनी क्रोमोसोम? अरे बताओ, माइटोसिस की बात कह रहा है, एंड ऑफ, तो माइटोसिस में कभी क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज आया आज तक? जितना भी नचाना नचा लो। तो 124 का 12 वाला आंसर कौन सा है? अब बताओ 125। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम आकार कहां होता है? प्रोफेज में। तो इसमें फर्स्ट आंसर जाएगा 125 का। अब आ जाओ 126, बताओ आंसर। इसमें आ जाएंगे, पूछा देखिए खूब तमाशा दिया हुआ है, कह रहा है कि क्रोमोसोम इक्वेटर पे है और काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच है, सिस्टर क्रोमोसोम अपोजिट साइड में है, काइनेटोकोर्स पे स्पिंडल फाइबर खींचेगा, खींच नहीं रहा, अभी खींचने वाला है। इसका मतलब कौन सा फेज है? मेटाफेज। अबे कौन सा फेज है यार? मेटाफेज। सारा कहानी दे दिया इसमें, ये तो कोई भी बता देगा। साइनेप्सिस आपको बताया था ना, होमोलोगस पेयर। आ जाओ बाबू मिल जाओ। तो 2 होमोलोगस पेयर, आंसर क्या जाएगा? 4। पेयरिंग ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम बताया था ना, प्रोसेस इज कॉल्ड साइनेप्सिस। जाइगोट। अब बताइए 128 बात कर लेते 128 की। आवाज जा रही है? चलिए अब 100 चला गया क्या? डिस्चार्ज हो गया क्या? ये आवाज नहीं जा रही है क्या? अब जा रही है? ये चला गया, इसीलिए कह रहे हैं क्यों नहीं आवाज जा रही है? जा रही है आवाज? ठीक है। अब इसके बाद क्या है? 128। 128 की कहानी क्या बोलो? क्रॉसिंग ओवर सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होगा भी तो कोई जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आएगी। तो नॉन सिस्टर ऑप्शन क्या जाएगा? सेकंड। ये सब ऑप्शन सही है। चलिए अब क्या भाई? 129 क्या जाएगा ऑप्शन? क्या पूछा गया है? क्रॉसिंग ओवर। आंख बंद करके मारिए यार। पैकेडिन 130। सवाल क्या भाई पूछा गया है? क्याजमेटा और फर्स्ट क्याजमेटा पहली बार, डिप्लोटीन। अरे 10 बार बताया यार। 131 बोलो। हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड 100 पॉइंट के भाई? 25। 1 से 4 बनते हैं ना, 25 से 100। अरे यार लगाते जाओ, क्या कर रहे हो? 25 कौन से ऑप्शन में? पहला। चलो अब क्या इसके बाद?
मियोसिस क्रोमोसोम नंबर को आधा करेगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस नहीं। अच्छा, 2 बार डिवीजन होगा लेकिन रेप्लिकेशन 1 बार। सही है। 132 का क्या है पहला, 133 बताओ। 4 डॉटर सेल फॉर्म आफ्टर मियोसिस आर जेनेटिकली सिमिलर नहीं बाबू, डिसिमिलर हो गया, क्रॉसिंग ओवर ना। तभी तो बाबू जो है पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। विच आर द फॉलोइंग कैरी द सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, सिस्टर क्रोमाटिड सेम होता है। 134 क्या होगा आंसर, पहला। कितनी बार बताए सब यार, सेम समझिए, थोड़ा रिवीजन करिए बातों का। हाउ मेनी टाइम डज डीएनए रेप्लिकेशन, भाई 1 बार होगा, 10 बार थोड़ी होगा। 135 में आंसर क्या जाएगा, 135 में 1 बार किसमें दिया हुआ है, दूसरे में दिया हुआ है। चलिए अब आइए 136। भाई करेक्ट मियोसिस का सीक्वेंस क्या है, पहले क्या होता है साइनेप्सिस, फिर क्रॉसिंग ओवर, फिर टर्मिनेशन ऑफ क्याजमेटा और फिर डिसेमिनेशन। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन जाएगा, पहला। यार सब तो एक भी गलत नहीं करना चाहिए आपको यार। और बताइए सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट सेल साइकिल, अच्छा जी नॉट कहां जाएगा ये, अच्छा कहां से जाएगा वो, G1 131 का पहला, 137 का पहला, कर लो करेक्शन, देखो 137 का पहला। ए फ्रूटी फ्लाई के पास 8 क्रोमोसोम है क्या, इंटरफेज माइटोसिस में G1 फेज में 8, एस फेज के बाद 8, अरे आप बदलेगा क्या माइटोसिस में, थोड़ा दिमाग लगाओ। 138 का क्या होगा, दूसरा। और बताइए इसके बाद अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, अरे होमोलोगस क्रोमोसोम में होगा ना, क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे होगा ना। 139 का यार जो पढ़ाया गया उतना आप पढ़ लीजिए ना, नींद में भी नहीं लगा ली, मैं नींद में लगा रहा हूं, नींद में भी नहीं लगा ली, मैं सवाल भी नहीं पढ़ रहा हूं पूरा। आ रही बात समझ, तो आप जो कॉपी में पढ़ा दिए उसको 10 बार पढ़िए, उसी को पढ़िए, कोई और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। एक भी सवाल नहीं ना लग पाए, आ रही बात समझ में। चलिए द टर्म प्रिसिपिटेशन, ये तो मैं नहीं बात करूंगा, बात करूंगा, मैं अभी नींद में हूं। और भी कुछ है इधर, कहां से, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, बताइए 150 का करेक्ट मैच करना है क्या। 150 में एस फेज डीएनए एप्लीकेशन सही तो है, बताओ पहला। और क्या भाई, जाइगोटीन साइनेप्सिस सही है, डिप्लोटीन क्रॉस में गलत है, मियोसिस बोथ एप्लाइड गलत है, G2 का गलत है, ए और बी, ए भी लगाओ पहला। स्ट्रोमा इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स कंटेन, स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन, उसके एंजाइम होने चाहिए। आंसर क्या भाई, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम। 181 का पहला, कोई लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम के पास नहीं जाने की कोशिश करेगा, गलत हो जाएगा, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम। और बताइए 182 क्लोरोफिल, 182 है क्लोरोफिल प्रेजेंट कहां होता है, ग्रेना में। और कोई बेस्ट ऑप्शन तो है नहीं, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होता उसको लगाते। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 183,
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या भाई, मेडअप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, फॉर्म बाई रिएक्शन, एक मॉलिक्यूल होता बस, क्लोरोफिल ए, पहला सही है बस। 183 का फर्स्ट। 184 इन केस ऑफ C4 द फर्स्ट स्टेप, RUBP नहीं, पेपकेस, सॉरी पेपकेस के प्रेजेंस में फास्फोइनॉल पायरुवेट CO2 से कंबाइन करेगा, 4 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, नाम क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। आंसर क्या होगा 184 का तीसरा। चलो 185 फोटो रिस्पायरेशन इज फेवर्ड बाई, जब CO2 का लेवल कम हो जाए और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए। 185 का आंसर पहला। अरे यार लगाओ ना, कॉपी पढ़ो कितनी बार। अब मैं सिर्फ यहां के लिए नहीं कह रहा हूं, इस नीट के लेवल का कोई भी एग्जाम हो पूरे इंडिया में कहीं भी हो रहा, उस पेपर को आप ऐसे करके सॉल्व करोगे। हमारी बात सुन, आप कॉपी को पढ़िए, 10 बार पढ़िए उसको, दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए 193। अच्छा, माइटोटिक एनाफेज डिफर फ्रॉम द मेटाफेज। अच्छा, तो माइटोटिक एनाफेज में अच्छा कैसे डिफर है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट हाफ नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा पहला आंसर क्या है, माइटोसिस सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। माइटोटिक एनाफेज डिफर फ्रॉम मेटाफेज। एनाफेज कैसे अलग है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, आंसर ऑप्शन ही ऐसा नहीं दे रहा है, हाफ नंबर तो होगा नहीं, डबल बोलता तो देखते। देखिए अब आएंगे इसके साथ, फोर्थ आंसर के साथ, फोर्थ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट हाफ नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स। यही क्रोमैटिड्स बाद में क्रोमोसोम का रूप ले लेते हैं। आ रही बात समझ में, फ्यूचर क्रोमोसोम है ये क्रोमैटिड्स आगे के। 193 का आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। और बताइए 197 सेलेक्ट करना है ना बाइवैलेंट के लिए, दीज आर फॉर्म ड्यूरिंग जाइगोटीन, सही है। 1 बाइवैलेंट एक्चुअली 4 क्रोमोसोम, नहीं गलत है, ये 4 नहीं होंगे, 2 ही होंगे, पहला सही है दूसरा गलत। बाइवैलेंट लेटर फॉर्म द टेट्राएड, टेट्राएड के बाद बनता है, नहीं बाइवैलेंट लेटर एक ही है ना, तो गलत हो जाएगा ये। अ ह्यूमन सोमैटिक सेल फॉर्म 23 बाइवैलेंट, सही है। इसमें क्या पूछा है, गलत या सही, ह्यूमन सोमैटिक सेल तो बनेगा नहीं, सोमैटिक सेल में मियोसिस होगा ही नहीं, मियोसिस किसमें होता है, जर्म सेल में, तो वो ऐसे ही गलत हो गया। आज ये पहला, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ साइनेप्सिस नॉन, गलत है, यानी पहला सही है। और तीसरे में क्या कह रहा है, बाइवैलेंट लेटर फॉर्म टेट्राएड, टेट्राएड और बाइवैलेंट तो एक ही है ना, रुको रुक जाओ, इसी को बोलते हैं क्या बाइवैलेंट, और इसी को बोलते हैं क्या टेट्राएड। सवाल क्या कह रहा है, बाइवैलेंट लेटर फॉर्म टेट्राएड, बात वही है। आ रही बात समझ में, ऑप्शन आप जाएंगे तीसरे के साथ, और कुछ तो लगेगा नहीं इसमें, तो आप इसका आंसर क्या होगा, 100 क्या भाई 97, 197 का तीसरा। और क्या भाई 198 क्या है भाई, 198 में पहला आंसर देखिए, पहला फर्स्ट करेक्ट देखना है भाई। द फर्स्ट टू सबफेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड एज कंपेयर टू द पैकेटीन, सही है। दूसरा यही पूछा है, सही तो यही कर लो। 198 का पहला, 100 photosynthetic pigment found in the chloroplast occur in the thylakoid membrane। 199 का क्या होगा, पहला। और 200 का क्या है, विच आर द फॉलोइंग नॉट कंसर्न विद द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन,
नॉन साइक्लिक में रिडक्शन ऑफ NAD प्लस नहीं होता है, NAD प्लस का रिडक्शन नहीं होगा, NADP प्लस का होगा। फोर्थ आंसर है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। समझ रहे हैं बात? चलिए